नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं कहानीकार। आज मैं आपके बीच म्यूनिख ओलंपिक्स अटैक की कहानी लेकर के आया हूं। कहते हैं कि दुनिया का सबसे आत्मघाती, सबसे खतरनाक आतंकवादी हमला था और सारी दुनिया ने यहीं से जाना था कि आतंकवाद का विश्व में क्या नुकसान है, आतंकवाद किस लेवल तक सीरियस लेना चाहिए। एक बहुत बड़े एरिया में ये म्यूनिख ओलंपिक्स का गाँव बसाया गया था। इसके अंदर सभी जो खिलाड़ी आए थे ओलंपिक में भाग लेने के लिए, उनको रोका गया। 5 सितंबर सन 1972 की सुबह का वक्त था, करीब 4:30 बजे का, जब चारों तरफ अंधेरा था। कुछ प्लेयर्स जो रात को गए थे पार्टीज वगैरह करने के लिए, कई बार वापस लौट आते थे, कई बार नहीं लौटते थे, लेट हो जाता था। तो उन लोगों ने एक तरीका सोच रखा था कि बाउंड्री वॉल को कूद के अंदर जाना है। कनाडा के कुछ प्लेयर्स देर रात पार्टी करके करीब सुबह 4:30 बजे 5 सितंबर 1972 को वापस आ रहे थे। जैसे ही वो बाउंड्री वॉल के पास पहुंचते हैं, वो देखते हैं करीब 8 लोग हैं। उनके हाथ में बड़े बड़े बैग्स हैं, जो भी बैग्स प्लेयर्स लेकर के चलते हैं अमूमन वो, उन्होंने सभी ने ट्रैक सूट्स पहने हुए थे। मतलब वो दिखने में बिल्कुल प्लेयर्स लग रहे थे। वो लोग दीवार चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो अपने काम में सफल नहीं हो रहे। दीवार को चढ़ नहीं पा रहे हैं और उसको कूद नहीं पा रहे हैं। तो आकर के पूछते हैं तो वो कुछ जवाब नहीं देते। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो कनेडियन प्लेयर्स सोचते हैं कि शायद ये लोग इंग्लिश नहीं समझते, इसलिए हमें जवाब नहीं दे रहे हैं, पर ये बाउंड्री वॉल क्रॉस करके अंदर ही जाना चाहते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। अनजाने में वो लोग उनकी मदद करते हैं और 8 संदिग्ध आदमियों को दीवार खुदवा करके ओलंपिक गांव के अंदर पहुंचा देते हैं। पीछे से अपने आप जाते हैं, अपने कैंप्स की तरफ कनेडियन प्लेयर्स चले जाते हैं और ये लोग एक सुनसान फील्ड के अंदर जाते हैं, अपने बैग्स खोलते हैं। अब इनके बैग्स के अंदर हैंड ग्रेनेड थे, असॉल्ट AK-47 राइफल्स थी, तमाम विस्फोटक सामग्री इनके बैग्स के अंदर मौजूद। पिस्टल कमर में लगाते हैं, AK-47 हाथ में लेते हैं, उसको लोड करते हैं और बढ़ने लगते हैं इजराइल कैंप की तरफ। जैसे कि इन्हें पहले से पता था कि इजराइल के प्लेयर्स कहाँ पे ठहरे हुए हैं। जैसे ही ये अंदर घुसते हैं, कहते हैं कि इजराइल की जो रेसलिंग टीम के कोच थे वो जाग रहे थे या किसी शोर की वजह से वो उठ गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के बाहर झाँका, उन्होंने देखा कि कुछ आदमी हैं जिनके हाथ में AK-47 है और उन्हें मुंह पे मास्क बांधा हुआ है, वो कैंप के अंदर घुस चुके हैं। सरपट वो दरवाजे की तरफ भागते हैं और शोर मचा देते हैं। जैसे ही शोर मचता है, बाकी प्लेयर्स भी जाग जाते हैं, वो भाग करके आते हैं दरवाजे की तरफ। जब गन देखते हैं, कुछ तो उनका साथ देते हैं जो रेसलिंग के कोच थे, बाकी अपनी अपनी जान बचाकर भागने की फिराक में इधर उधर घूमने लगते हैं। कुर्सियां उठाई जाती हैं, कांच के शीशे तोड़े जाते हैं और खिड़की के थ्रू बाहर कूदा जाता है। बहुत सारे प्लेयर्स, अगर वो रेसलिंग कोच उस दिन उस दरवाजे को बंद नहीं करते, उस दरवाजे पर अपनी ताकत से उसको रोकने का प्रयास नहीं करते, तो सारे के सारे इजरायली प्लेयर्स उस दिन बंधक बना लिए जाते। पर उनके उस प्रतिरोध की वजह से बहुत सारे प्लेयर्स को भागने का ठीक ठाक अवसर, ठीक ठाक मौका मिल गया। प्लेयर बाहर भाग जाते हैं। अब बंदूक के सामने निहत्था आदमी कितनी देर टिकता, इस वजह से जब फायर वायर होता है तो उनके हाथ ढीले पड़ते हैं और दरवाजा पकड़ कम होती है। जैसे ही पकड़ कम होती है, सारे आतंकवादी अंदर आ जाते हैं और सबको बंदी बनाते हैं। अब इसके बाद जो लोग प्लेयर्स जो भाग के गए थे, वो जाकर के अथॉरिटीज को बताते हैं कि हॉस्टेज बना लिया गया है, आतंकवादी कैंप के अंदर घुस आए हैं। ये खबर जैसे ही अथॉरिटीज को पता चलती है, पूरे महकमे में सनसनी फैल जाती है। जर्मनी की सरकार चिंता में पड़ जाती है, क्योंकि ओलंपिक्स पे पूरी दुनिया की नज़र रहती है। अब जर्मनी के अंदर म्यूनिख शहर में कहीं बाहर से कोई टेररिस्ट आकर के प्लेयर्स को बंदी बना ले, ये जर्मनी के लिए बड़ी शर्म की बात थी। ये उनके इंटेलिजेंस को सीधे सीधे चुनौती थी। आनन फानन में जो कुछ कर सकते थे वो करते हैं, टेररिस्ट से बात करने की कोशिश करते हैं, पर अभी तक कोई संपर्क नहीं बनता है। धीरे धीरे शाम होने को आती है। फिर उन फिलिस्तीनी जो आतंकवादी थे, उनकी तरफ से डिमांड आती है, करीब 234 फिलिस्तीन लिबरेशन फ्रंट के आतंकवादी जो कि इजराइल की अलग अलग जेलों में बंद हैं, उनको रिहा किया जाए और एक चॉपर दिया जाए, सेफ पैसेज दिया जाए। ये मांग जैसे ही जाती है जर्मनी की सरकार के सामने, जर्मनी इजराइल को संदेश पहुंचाता है। जैसा कि सभी जानते हैं, ये बड़ा प्रचलित है कि इजराइल को अपने सिद्धांतों के खिलाफ कभी भी काम नहीं करते। उनका एक रूल बना हुआ है कि वो टेररिस्ट के साथ कभी भी कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे। वो सीधा मना कर देते हैं, कहते हैं चाहे जो इसका खामियाजा हो, हम जो है कोई भी नेगोशिएशन, कोई भी समझौता नहीं करना। जैसे ही आतंकवादियों तक ये खबर पहुंचती है, वो 2 लोगों के ऊपर AK-47 चला देते हैं।
उन 11 लोगों में 2 लोग जो कि अभी तक जिंदा थे वो लाश बन गए। थोड़ी देर तक उनकी लाश उनके साथियों के सामने पड़ी रहती है। उसके बाद उन लाशों को उठाया जाता है और दरवाजे के बाहर फेंक दिया जाता है। तो अब दोनों लाशें बाहर पड़ी हुई हैं। जर्मनी की सरकार के लोग आते हैं, उन लाशों को उठा करके ले जाते हैं। पर सवाल अब भी वही था कि 2 लोग तो मर गए हैं, पर जो भी 9 लोग अंदर बंधक बने हुए हैं उनकी ज़िंदगी का क्या, उनका भविष्य क्या है? क्योंकि इजरायली सरकार ने साफ मना कर दिया था कि हम कोई भी नेगोशिएशन नहीं करेंगे। और यही बात कहीं ना कहीं फ़िलिस्तीन के जो आतंकवादी थे वो भी जानते थे। इतने सालों से इजराइल के खिलाफ लड़ते हुए उन्हें इस बात का तो अंदाज़ा था कि इजरायली सरकार नहीं मानेगी। और अंत में वही होता है, जब उन आतंकवादियों को कोई रास्ता नहीं दिखता है, उनकी कोई भी मांग पूरी नहीं होती है, तो बात आ जाती है अपनी जान बचाने की। अब वो जर्मनी की सरकार से कहते हैं कि हम 9 खिलाड़ियों को छोड़ देंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे, बशर्ते हम पे कोई हमला ना हो, हमारे खिलाफ कोई एक्टिविटी ना की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि हमारा रास्ता बिल्कुल साफ होगा, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जर्मनी की सरकार मान जाती है। अगले दिन शाम 6:30 बजे का वक्त दिया जाता है कि आप आएँ, अपने चॉपर में बैठें और जहां आपको जाना है वहां जाएं, बस हमारे खिलाड़ियों को रिहा करें। प्लान ये था कि उन्हें उस कमरे से, उस कैंप से बस में बिठाया जाएगा और वो बस सीधा जाएगी हेलीपैड की तरफ और वहां से वो जहां चाहेंगे वहां के लिए उड़ान भरेंगे। ये बात पता थी फिलिस्तीन के जो आतंकवादी थे उनको। पर अंदर की बात ये थी, जर्मनी एक मिशन प्लान कर रहा था जिसमें उन सभी टेररिस्ट को यूटिलाइज करना था और जो बंदी थे उनको बचाना था। पर चीजें जैसे प्लान की जाती हैं वैसे नहीं होती। अगला दिन आता है, शाम का 6:30 बजता है, एक बस आती है, बस के अंदर बारी बारी हर प्लेयर को बिठाया जाता है और बस चल पड़ती है हेलीपैड की तरफ। ये जो रास्ता था ये बिल्कुल सीमेंटेड रास्ता था, आसपास हरियाली थी, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई थी। एक आप ऐसे समझिए कि उन्हें एक क्रिकेट स्टेडियम की तरह ग्राउंड के अंदर जाना था और वहाँ से हेलीपैड जो था, वहाँ पे हेलीपैड था, वहाँ से उनको उड़ान भरनी। अब ये जो रास्ता था, इस रास्ते में जर्मनी ने अपने स्नाइपर्स बिठा रखे थे। जो साइड्स की बिल्डिंग्स थी, हर बिल्डिंग पे लगभग एक स्नाइपर था कि आपको जैसे क्लियर शॉट मिलेगा आप लेंगे और उन आतंकवादियों को भागने से रोकेंगे। ये प्लान। बस तक सब ठीक चलता है, बस हेलीपैड की तरफ बढ़ती है, खिलाड़ी उतरते हैं, पीछे से आतंकवादी उतरते हैं और सभी खिलाड़ियों को उस चॉपर के अंदर बिठा दिया जाता है। अब खिलाड़ी चॉपर के अंदर पहुंच चुके हैं। जैसे ही जर्मनी के स्नाइपर्स ये देखते हैं कि सिर्फ आतंकवादी बाहर रह गए हैं, सभी खिलाड़ी सिर्फ चॉपर के अंदर हैं। उनके लिए यही मौका था, जो भी कर रहा था इसी वक्त करना था, वरना वो आतंकवादी भाग सकते थे और अगर वो आतंकवादी यहाँ से बच करके भाग जाते तो जर्मनी के इतिहास पे एक बहुत बड़ा धब्बा होता। ना आगे देखा जाता है, ना पीछे, ना कुछ सोचा जाता है और एक क्लियर शॉट लिया जाता है एक आतंकवादी के माथे पर, हेड शॉट। जैसे ही गोली चलती है, अफरा तफरी मच जाती है वहां। सभी आतंकवादी जवाब में फायरिंग शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि 2-3 आतंकवादी थे, वो कहीं किसी चॉपर की ओट में खड़े हुए थे, स्नाइपर्स को वो नहीं दिख रहे थे। बाकी सब तो मार दिए थे उन्होंने, पर कुछ आतंकवादी बच गए थे जिन्होंने लास्ट में उन सभी खिलाड़ियों के ऊपर AK-47 का बस्ट चला दिया। बाद में जैसे ही स्नाइपर्स को उन आतंकवादियों का व्यू मिला, उन्होंने उनका भी शॉट लिया और वो सभी डेड। अभी तक ये खबर पब्लिक डोमेन में नहीं थी, सभी को यही पता था कि ऑपरेशन सक्सेसफुल है। मीडिया के थ्रू यही खबर चल रही थी कि ऑपरेशन सक्सेसफुल है, आतंकवादियों को मार गिराया गया है और सभी इजरायली प्लेयर्स को बचा लिया गया है। अब इजराइल में खुशी का माहौल। पर अगले दिन सुबह होते होते ये चीज़ साफ हो गई। खुद जर्मनी के प्राइम मिनिस्टर ने रेडियो और टीवी पर आकर के अनाउंसमेंट की, हमें खेद है और सभी इजरायली प्लेयर्स और आतंकवादी इस मिशन में मारे गए। अब इजराइल के लिए बहुत बड़ा सदमा था, बहुत बड़े दुख की बात थी कि उनके प्लेयर्स जो देश को रिप्रेजेंट करने गए थे वो वहाँ अपनी जान से हाथ धो गए। कहते हैं कि उसी दिन सेम डे, उस वक्त जो इजराइल की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने मोसाद की मीटिंग बुलाई और कुछ ज़रूरी लोगों को मंत्रिमंडल से बिठाया और उसी दिन तय हुआ कि जितने भी आतंकवादी सामने से, फ्रंट से इसमें शामिल थे वो तो मारे गए हैं,
और जिन्होंने इसकी फंडिंग की, जिन्होंने इसको प्लान किया, जो इसके मास्टरमाइंड हैं, वो अभी भी यूरोप के किन्हीं कंट्रीज में बैठे हुए हैं और उनको ढूंढ ढूंढ के मारना। कहते हैं कि फिर ये ऑपरेशन करीब करीब 20 से 25 साल तक चला। दुनिया का सबसे ज्यादा दिन चलने वाला ऑपरेशन जो था वो इजराइल का ये वाला ऑपरेशन था। यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में मोसाद के एजेंट्स गए, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, और उन्होंने अलग अलग तरीकों से, किसी को बॉम्ब से, किसी को गोली से, किसी को जहर दे करके, किसी को इंजेक्शन दे करके, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में सभी एक एक उसको आतंकवादी को मारा जो भी इस घटना में शामिल था, जिसने भी किसी तरीके से कोई भी मदद। जैसे इस प्लान में शामिल एक आदमी को मारा गया था, उसको मारने से पहले ये पता लगा कि वो टीवी पे इंटरव्यूज दे रहा है और इस हमले की जिम्मेदारी ले रहा है। और वो इस हमले को कोई आतंकवादी हमला नहीं कहते थे, वो कहते थे कि हम अपना विद्रोह, अपना पक्ष रखना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड के सामने, ताकि पूरी दुनिया की नज़र हम पे पड़े और पता लगे कि फिलिस्तीन किन हालातों से गुजर रहा है। तो वो इंटरव्यूज दे रहा था सभी पत्रकारों को। तो कहते हैं कि मोसाद की एक एजेंट पत्रकार बन के गई उनके ऑफिस में, और उसने बातचीत करने के दौरान कोई ऐसा मौका उसको मिला जब उसने उस ऑफिस के जहां वो आदमी बैठता था उसके टेलीफोन में एक बॉम्ब था। और वो बॉम्ब कुछ इस तरीके से था कि जैसे ही वो फ़ोन उठाएंगे या कोई भी फ़ोन उठाएगा, उस बॉम्ब को एक चाबी के द्वारा घुमा करके ब्लास्ट कर दिया जाएगा, जिसका रिमोट कंट्रोल ऑब्वियस बात है जो कंट्रोल कर रहा होगा, जो ऑपरेट कर रहा होगा, उसके पास होगा। वैसा ही होता है। कहते हैं कि पहले जब कॉल की गई तो किसी बच्ची ने उठाई, तो इस प्लान को अबॉर्ट करना पड़ा। उसके बाद कुछ देर के बाद जब फिर से कॉल की गई तो सेम वही आदमी फ़ोन लाइन पे मौजूद था जिसकी तलाश में मोसाद घूम रही। वो फ़ोन उठाता है, जैसे ही हेलो होती है, आवाज़ की तस्दीक की जाती है कि वही शख्स है, और उस चाबी को घुमा दिया जाता है। वो ब्लास्ट हो जाता है, उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। दूसरा मर्डर कुछ इस तरीके से हुआ था। एक आदमी था जो बड़ी मुश्किल से मिल रहा था, करीब कई साल तक मोसाद के एजेंट्स उसके पीछे थे, पर वो हाथ नहीं लग रहा। बाद में पता लगा कि ये एक होटल में जाकर के रुकता है और सिर्फ रात रात में वहां जाता है। सुबह जैसे ही होती है वहां से कट लेता है और फिर रात में ही वो सीधे होटल में आता है। तो कहते हैं मोसाद के एक एजेंट ने जस्ट सामने वाला कमरा लिया, जिस कमरे में वो ठहरा हुआ था उसके बिल्कुल सामने वाला कमरा बुक कराया, और जब वो अपने होटल में अपने कमरे में मौजूद नहीं था, उस वक्त कोई मौका देख करके रूम सर्विस बंद किया किसी भी तरीके से। वो गया और उस जहाँ पे वो लेटता था उस बेड के, उस गद्दे के नीचे एक ऐसा बॉम्ब फिट किया जिस पे कोई वजन पड़ता है तो वो रेड लाइट शो करता है, और रेड लाइट जैसे ही शो होगी चाबी घुमानी है और ब्लास्ट हो जाएगा। सेम यही होता है। शाम को वो आता है, आकर के कमरे में घुसता है, बेड पे जैसे ही वो लेटता है लाल साइन आने लगता है उनके रिमोट कंट्रोल में। फिर जो सामने वाला एजेंट था मोसाद का, वो कहीं किसी खिड़की के, बालकनी के किसी व्यू से कंफर्म करता है कि वही शख्स है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, और उस चाबी को घुमा दिया जाता है। वो बेड ब्लास्ट हो जाता है, और कहते हैं कि वो उस वक्त नहीं मरा था, करीब 1 महीने के बाद उसके अस्पताल में मौत हो गई। ऐसा ही एक तीसरा किस्सा होता है। उस शख्स को कहते हैं मारने के लिए इन्होंने पिस्टल का इस्तेमाल किया था, सामने से गोलियां मारी थी। कहते हैं कि एक जिसको भी मारते थे उसको मारने से पहले एक गुलदस्ता भेजते थे जिसमें एक नोट होता था, रैथ ऑफ गॉड, मतलब खुदा का कहर, हम कुछ नहीं भूलते। ये उस नोट पे लिखा होता था। जब तक सामने वाला कुछ समझ पाता, कुछ समझने के प्रोसेस में होता, तब तक कोई ना कोई घटना घटती थी, कोई ब्लास्ट होता था, कोई गोली चलती थी और बंदा मर जाता था। तीसरा कत्ल ऐसे हुआ कि मोसाद के एजेंट्स ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते उन्हें पता लगता है कि लंदन के अंदर एक शख्स है जिसने इस मामले में फंडिंग की थी। उसकी लोकेशन ट्रैक होती है, लोकेशन पे मोसाद के एजेंट्स पहुंचते हैं। कहते हैं कि वो चर्च से निकलकर अपने ऑफिस की तरफ जा रहा होता है, और उस दिन उसका ऑफिस बंद भी हो। ऑफिस बंद होने की वजह से वहाँ कम लोगों की तादाद थी, इनफैक्ट लोग ही नहीं थे। वो लिफ्ट के पास जाता है, पीछे से आवाज़ लगाते हैं मोसाद के एजेंट्स। जैसे ही वो मुड़ता है पीछे की तरफ, उसको 11 गोलियां मारी जाती हैं। मतलब 11 लोग मरे थे, हर खिलाड़ी के नाम पर एक गोली। रिवॉल्वर में साइलेंसर थे, इसलिए वो आवाज़ कहीं बाहर नहीं जाती, और
इस तरीके से वो असल में मोसाद के एजेंट सिर्फ मारना ही नहीं चाह रहे थे, एक संदेश देना चाह रहे थे कि इजराइल को आप हल्के में ना लें। इजराइल के खिलाफ अगर कोई भी काम करें, कोई भी दुस्साहस करेगा तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, भले ही वो 20 साल बाद क्यों ना भुगतना पड़े। इसी तरह करीब 20 साल ये ऑपरेशन चला और दुनिया के अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में जाकर के इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन का नाम था रैथ ऑफ गॉड। कहते हैं करीब 25 साल तक ये ऑपरेशन चला। बीच में एक वेटर भी मारा गया था जो कि निर्दोष था, जिसका कोई दोष नहीं था। किसी तरीके से कोई गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से उसकी जान गई। उसके बाद जब मोसाद के कोई एजेंट्स पकड़े भी गए जिन्होंने बताया, तब ये मामला दुनिया के सामने आया, वरना शायद हम लोग इसके बारे में आज बात भी नहीं कर रहे होते, जान भी नहीं रहे। तो कैसे मोसाद ने अपने एक एक खिलाड़ी का बदला लिया, कितने साल तक ये मिशन चला, कितनी सरकारें आईं, कितनी सरकारें गईं, पर इस मिशन को किसी ने भी बंद करने की कोई कोशिश नहीं की। क्योंकि इजराइल में कहते हैं कोई भी सरकार आए, सबसे पहले उसके लिए सबसे सर्वोपरि काम होता है, जो उसकी प्रायोरिटी होती है, वो यही होती है कि देश की सुरक्षा। तो ये थी हमारी आज की कहानी, कैसे मोसाद के एजेंट्स ने अपने एक एक खिलाड़ी का बदला लिया। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। कहानीकार को आप प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। इसी तरह बने रहें हमारे साथ। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी में, किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, शब व खैर।